हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th आपका ज्योग्राफी ऑल चैप्टर्स टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही लास्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आपको गारंटी के साथ भी कह सकता हूं यार, इसको लास्ट तक देखो और आपको यकीन हो जाएगा आप जब पेपर देकर आओगी, भाई आपने जो टाइम मुझे दिया था वैल्यूएबल टाइम था और उसकी मैंने कीमत भी रखी और आपको एक अच्छा कंटेंट दिया। साथ ही अब हमारी जो फैमिली है वो 3 की होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सको। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख आपके जो अध्ययन क्षेत्र हैं बताइए। देखो, मानव भूगोल पहली बात तो यह है कि आपका भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों की बात करता है। क्या मतलब होता है अंतर संबंध? अंतर संबंध का मतलब दोनों के बीच में क्या संबंध बन रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो यही आपका मानव भूगोल है। मानव भूगोल मतलब आपका इसमें भौतिक और मानवीय क्रिया मतलब हमारा एनवायरमेंट और मानव दोनों के बीच में जो भी संबंध जो भी कार्य हो रहे हैं उसका अध्ययन ही मानव भूगोल है। अगर मैं कहूँ मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, अगर रेड जेल के अनुसार कहूं तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब आपको क्या करना है, मानव समाज के बारे में और धरातल के बारे में आपको अध्ययन करना है, यही मानव भूगोल है। ये कौन कह रहा है? रेड जेल कह रहा है। और रेड जेल कौन है? मानव जो हम भूगोल पढ़ रहे हैं इसके जनक है। क्या है? इसके जनक है रेड जेल। फ्रेडरिक रेड जेल पूरा नाम है, ठीक है। अगला, इसके अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है? तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, उसकी क्षमताओं को जो अध्ययन है, इसका मतलब अगर जनसंख्या का अध्ययन हम कर रहे हैं तो मानव भूगोल का आपका अध्ययन का क्षेत्र रहेगा और इसका उप क्षेत्र भी कह सकते हैं। साथ ही हम किसी प्रदेश के संसाधनों का उसमें नियोजन का अध्ययन कर रहे हैं तो भी वह मानव भूगोल के अध्ययन में आ रहा है। सांस्कृतिक वातावरण का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं वह भी मानव भूगोल के अंतर्गत आ रहा है। और वातावरण समायोजन, हम अगर वातावरण का एनवायरमेंट के बारे में कर रहे हैं तो भी मानव भूगोल का आपका फील्ड में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन क्रिया होती है, इस कथन को उपयुक्त कारणों से सहित स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि हर बच्चा जो हर टीचर जो होता है वो 3 क्वेश्चंस आपको बता देता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर फंसता है और अगर आया तो आपको 3 में से 3 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अन्योन क्रिया का मतलब है लगातार मानव और जो भूगोल है क्रिया कर रहे हैं, आपस में संबंध है। कैसे संबंध है? तो भौतिक जो विभिन्न लक्षण हैं उसको भूमि की बनावट, जलवायु की मिट्टी, पदार्थ और जल, वनस्पति, मनुष्य में रहने के और रहन सहन के लिए होता है। इसमें आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर आपका प्रभाव डालता है। अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, मनुष्य रह रहा है, तो ये बहुत सारी जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो मानव के रहन सहन पर प्रभाव डालती ही डालती हैं। तो प्रकृति जो है मानव के जीवन पर, उसके कार्य पर निश्चित रूप से क्या डालती है? प्रभाव डालती है। मानव जीवन को एक प्रकार से निश्चित करती है। मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित है और उसकी प्राकृतिक संसाधन द्वारा मानव के रोजगार का जो सफल चक्र परिवर्तन आपका परिवहन है, इसके साधन आपके प्रभावित होते हैं। इसके साथ लास्ट में हम कहेंगे कि प्रकृति जो है वो मानव के भरपूर आपके अवसर प्रदान करती है। इसका मतलब प्रकृति जो है हमें अवसर देती है, हमें मौका देती है कि हम अपना विकास कर सकें और मानव इन अवसरों का, इन चीज़ों का उपयोग करके अपना विकास कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, मानव और प्रकृति आपस में जटिलता से जुड़े हुए हैं। मानव और प्रकृति एक आपके अलग नहीं किया जा सकता, दोनों आपस में अन्योन क्रिया, अन्योन का मतलब लगातार क्रियाएं कर रहे हैं। प्रकृति जो है, अगर हम प्रकृति पर्यावरण की बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना कर देता है और जिसमें हम मानवीय रूपों के रूप में, मतलब जो भौतिक आपकी चीज़ें हैं उनको मानवीय रूपों के रूप में हम वर्णन करते हैं। जैसे आपका पृथ्वी के रूप में, तो पृथ्वी का कोई रूप थोड़ी ना होता है, रूप किसका होता है? रूप मानव का होता है। शकल जो है वो मानव की होती है, तो हम मानव की बात कर रहे हैं। तूफान की आंख होती है? आंसर, तूफान की तो कोई आंख नहीं होती है, मानव की आंख होती है। आपका मानव है तो मानव की आंख होगी, तूफान की नहीं होगी। नदी का मुख किसका मुख होता है? मानव का मुख होता है। यहाँ पर प्रकृति की चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का मानवीय परिघटना के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? किन्हीं 3 तथ्यों का अध्ययन करिए। देखिए, मानव भूगोल अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम पर्यावरण और मानव जगत के बीच में अन्योन क्रिया में संबंधित जो सांस्कृतिक वातावरण हमारा है उसका हम अध्ययन करते हैं। किसका? सांस्कृतिक वातावरण। मेन पॉइंट पे जाओ। मानव को प्रकृति के घर के रूप में समझना, मतलब जो आपका है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना हो, उन सभी तत्वों का जो अध्ययन है उन्हें भी मानव द्वारा पोषित किया जाता है, मानव द्वारा ही उन्हें लाया जाता है, मानव उन्हें आगे बढ़ाता है। साथ ही धरातल पर रहने वाले समस्त जो मानवीय जगत है उसकी क्षमता का अध्ययन करना भी आपका भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु आपका कहलाता है। साथ ही देखिए, अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ये बताइए पर्यावरणीय निश्चयवाद
के विचार को उपयुक्त उदाहरणों से आपको स्पष्ट करना है। अपनी आपकी प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ, कैसे हुआ, क्या बातें हुई। देखिए सिंपल है, आप इसमें बता दो कि मानव जो है इसमें प्रकृति के अनुसार खुद को ढालता है। मानव क्या करता है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान आपका अत्यंत निम्न था, मानव को कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ठंड क्या है, गर्मी कैसे है, मुझे कूलर बनाना चाहिए या मुझे कपड़े पहनने चाहिए। शुरुआती बात है, आदिकालीन बात है। उस समय मानव क्या था, बहुत आदिम अवस्था में था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे करके देखिए इसमें जो मानव आपका है वो प्रकृति के अनुसार ढलना शुरू कर देता है। क्या करता है, प्रकृति को अपना सर्वोपरि मान लेता है। इस प्रकृति अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय हो जाता है, मतलब कुछ काम नहीं करता है, और प्रकृति के जो स्वरूप है उसको स्वयं ढालना शुरू कर देता है। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है, उसकी पूजा करता है। मतलब मानव जो है वो प्रकृति की पूजा करता है, माई बाप मान लेता है, ठीक है। और इसी अवस्था में आपका जो प्रकृति है वो दी गई सुविधाओं के अनुसार मानव ढालता है, सामंजस्य का मतलब तालमेल स्थापित करता है। इसी को निश्चयवाद कहा जाता है। और इसके समर्थक है आपके रेड जेल है। कौन है, रेड जेल, जो कि हमारे मानव भूगोल के जनक भी है, और एलन सैंपल इसके समर्थक आपके माने जाते हैं। जैसे किसानों की आज भी जलवायु पर निर्भरता है, तो वो आपका इसी में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है तथा मानव उन अवसरों का प्रयोग करता है। धीरे धीरे आपका प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है और इसकी दो विशेषताएं। देखिए पहली बात तो मानव भूगोल की यह अवधारणा आपकी जो है वो आपका संभववाद के नाम से जानी जाती है, जिसे ये बोलते हैं हम संभववाद आपका। अगला, इसी समय मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण के साथ संसाधनों का संभावनाओं का जन्म दे देता है। मानव इस अवस्था में मानव क्रियाएं जो होती हैं उनका सांस्कृतिक जो पक्ष है भूपृष्ठ पर निर्माण करता है, और मानव क्रियाओं की छाप चारों तरफ दिखती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो, चाहे वो आपका पुलों का निर्माण हो, चाहे पर्वतीय इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती आपने कभी देखी होगी, वहाँ पर चाय के जैसे असम जैसे क्षेत्रों में होता है। फिर चाहे आप इमारतें, आप बता दो कि जो इमारतों का निर्माण हो रहा है वह भी आपका इसके अंतर्गत आता है। तो बहुत सारी इमारतें, भवनों का निर्माण, यह सब कुछ संभववाद का ही हिस्सा है। इसके समर्थक की अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको बताना है पॉल विडाल डी ला ब्लाश, ठीक है। ला ब्लाश आपके जो हैं ये इसके संभववाद के हैं, और लुसियन फैब्रे भी इसके समर्थक हैं। अगला है आपका नव निश्चयवाद की संकल्पना के ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास है। अब तीसरा जो पॉइंट हमें बनता है नव निश्चयवाद से बनता है। नव निश्चयवाद के बारे में बोल रहा है। तीनों क्वेश्चन सिंपल हैं। इसमें आपको बता देना है कि भाई नव निश्चयवाद के जो जनक हैं वो ग्रिफिथ टेलर हैं, और ग्रिफिथ टेलर कहाँ से थे, अगर एक नंबर में आ गया तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से थे। कहाँ से थे, ऑस्ट्रेलिया आपके से थे, ये सिंपल सी बात याद रखना। अगला, इस विचारधारा में आप कहा जाता है कि ना तो निश्चयवाद और ना ही संभववाद आपका बेहतर है, दोनों के बीच का हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग। बुद्ध भी इसी बात को कहते हैं, मध्यम, आपका बुद्धम जो आपका शरणम गच्छामि, मतलब मध्यम मार्ग को अपनाओ, ठीक है। सेम चीज आपके टेलर कह रहे हैं। साथ ही आपका पर्यावरण जो आपका है इसके नुकसान किए बिना आपको सुलझाना है, आपको विकास करना है, तो आपको पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाना है। इसका मतलब अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो तो पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। साथ ही आपका पर्यावरण निश्चयवाद कहता है कि मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह से प्रश्न पर निर्भर हो सकता है और ना ही प्रकृति से आपका स्वतंत्र जी सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्ट है, मतलब निर्भर है। क्या है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है यहाँ कहीं ना कहीं। साथ ही प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा और उसे विनाश से बचना होगा। आपको उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा और उसके विनाश से बचना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ये ग्रिफिथ टेलर कहते हैं। साथ ही प्रकृति की आपकी जो देने हैं उसका प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल हमें रखना चाहिए और औद्योगिकरण करते हुए हमें जंगलों को नष्ट होने से बचाना चाहिए, खनन करते समय अति दोहन से बचना चाहिए। ये पॉइंट आपको नव निश्चयवाद में आता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। देखो, मानवतावादी जो विचारधारा है इसमें मानव भूगोल का आपके अध्ययन की बात करता है, साथ ही आपका कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को मानवतावाद में जोड़ा जाता है। इसका उदय आपका 1970 के दशक में होता है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभिन्न पक्षों को मानवतावादी जो विचारधारा इसमें रखा जाता है। मनुष्य को केंद्र बिंदु के रूप में और सक्रिय भूमिका का बल दिया जाता है कि मनुष्य का एक महत्व है। साथ ही इसमें आपका प्रादेशिक असमानता है, किसी प्रदेश में जो असमानता है जाति, धर्म या किसी भी आधार पे निर्धनता का अभाव जैसे विषयों पर एक प्रकार से निवारण पर आकर्षित होता है कि इसका निवारण हमें करना चाहिए। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान होना कितना आवश्यक है। पहला आंसर आप बोलिए, बहुत आवश्यक है। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक है। अगर आपकी जो तकनीक है, आपकी तकनीक बहुत ज़्यादा विकसित है, इसका मतलब आपकी संस्कृति भी बहुत ज़्यादा विकसित है। आज यूएसए मतलब अमेरिका की जो संस्कृति है क्यों दुनिया में फैल रही, क्योंकि उसकी प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा उन्नत है, बहुत ज़्यादा विकसित है, यही कारण है आपका। तो आप बताइए,
मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। अगर आपको प्रौद्योगिकी का विकास भी करना है तो आपको प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा, प्रकृति का ज्ञान आपको होना पड़ेगा। जैसे हमने ऊष्मा और जो घर्षण का नियम है, जैसे हमने बोला कि दो पत्थर आपस में टकराएंगे, घिसेंगे तो आग का आविष्कार होगा, इसलिए हमने समझा। तो हमने प्रकृति के नियम को समझा ना कि कोई चीज़ जब रगड़ेगी या घिसेगी तो भाई कुछ चीज़ उसमें उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ ही हमने डीएनए जो हमारे जीन्स है, अनुवांशिकी हमारे जो है, इस पर हमने जब जाना कि भाई अलग अलग प्रकार के हैं, इस पर अलग अलग तरीके से काम किया जाएगा, तो हमने बहुत सारी जो बीमारियां दुनिया भर में उस पर हमने रोक लगा ली। साथ ही वायु के नियम को समझा। जब हमने वायु के नियम को समझा तो तेज गति से चलने वाले जो वायुयान हैं उनको हमने विकसित कर लिया। हमने समझा कि अगर हम डिब्बा बंद आपके कोई चीज़ उड़ाई तो उड़ेगी ही नहीं, इसलिए हमने चोंच वाली, हमने देखा हो कि हवा को पार करते हो, क्योंकि आपके जितने भी पशु पक्षी भी हैं वो लगभग, पक्षी की अगर हम बात करें पक्षी, तो आपके ऐसे आपके चोंच करके उड़ते हैं ताकि हवा को वो काट सके। सेम हमने वायुयान भी विकसित की। और प्रकृति के ज्ञान के आधार पर भी आपका सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण आपका हो सकता है। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पर मानव के प्रयासों की छाप दिखती है। अब प्रकृति पर मानव की छाप है, इसका मतलब ये आपको कौन सा है, ये आपका संभववाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संभववाद की ये बात की जा रही है, जिसमें आपका प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका प्रयोग करता है, धीरे धीरे आपका प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ये आपका प्रकृति पर मानव की छाप है। कौन सा ये विचारधारा है, ये संभववाद है, जिसमें आपको पहाड़ियों पर चारागाह क्षेत्र या आपका सीढ़ीनुमा खेती करना, महासागरों या आपका समुद्री इलाकों का उनका प्रयोग करने हमने शुरू कर दिया। उच्च भूमि में हमने स्वास्थ्य शिविर बना दिए, मतलब आपके चिकित्सा केंद्र बना दिए, दार्जिलिंग जैसे इलाकों में, शिमला जैसे इलाकों में। अंतरिक्ष में हमने उपग्रह भेज दिया, आज हमारी सैटेलाइट्स जो हैं अंतरिक्ष में चली गई हैं। कृषि का, पुल का, नगरों का निर्माण हमने किया। ये सब संभववाद हमने, मानव ने कहीं ना कहीं प्रकृति पर एक विजय सी प्राप्त कर ली है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण बताइए, या फिर आपका पूछेगा कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, इसके संदर्भ में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली कोई बातें बताइए। सिंपल को आपके वितरण को प्रभावित करने वाले ये आपके कारक है, जिसमें पहला भौतिक और प्राकृतिक कारक है, जिसमें उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज और भू आकृति भी आपका, जो एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होगा तो भू आकृति भी आपका एक पॉइंट बनता है। अब ये कैसे प्रभावित करेंगे, किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। तो उच्चावच जो होता है, उबड़ खाबड़ या पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो उच्चावच होती है, मतलब समुद्र से कितनी दूरी है। जो ऊंचाई पर बने होते हैं इलाके होते हैं, जिनको हम उच्चावच पठारी इलाके, पहाड़ी इलाके कहते हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, यहाँ कृषि करना बहुत मुश्किल होता है और उर्वर भूमि भी नहीं होती, तो यहाँ पर जनसंख्या आपकी घनी लगभग कहिए कि यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन वहीं पर गंगा घाटी के जो मैदान है वो निचले इलाके हैं, यहाँ पर जनसंख्या घनी बसी होती है। अगला जलवायु, अगर ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है तो जनसंख्या वहाँ कम निवास करेगी। लेकिन अगर आपके जो इलाके, जो हम बात करें बिल्कुल नॉर्मल है, आपके सम मौसम है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। और विरल जनसंख्या वहाँ होगी जहाँ मरुस्थल है या पहाड़ी या मानसूनी इलाके है, वहाँ पे आपका लगभग जनसंख्या आपका कम होगी। मानसूनी प्रदेशों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जैसे हमारा देश जो है मानसूनी आपका है, एशिया के बहुत सारे देशों में ऐसा ही है। मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा हमारी जो है वो उर्वरक क्षमता, इसमें अगर मृदा में होती है, मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, खाद्यान्न फसलें बहुत उग सकती हैं। तो आपका लगभग वे इलाके जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, गंगा घाटी के मैदान आपके ऐसे ही हैं। खनिज, वे इलाके जहाँ आपके खनिजों की भरमार है आपका, उन इलाकों में भी लगभग जनसंख्या बड़ी मात्रा में वहाँ पर रहती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो अलास्का में तेल के कुएं हैं, वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। इसका कारण यही है कि वहाँ पर खनिज संसाधन आपका है, साथ ही कुछ सोने की प्राप्ति भी होती है, तो यही कारण है लोग वहाँ पर रह रहे हैं। वनस्पति, अगर किसी इलाके में घने जंगल भी हैं तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई लगभग नहीं जाएगी, लेकिन जो आपके वनों के आर्थिक महत्व वाले, उपयोगी वाले चीज़ें हैं, वहाँ पे काटने के लिए लोग बस जाएंगे। भाई काटना है, पैसा कमाना है, तो वहाँ लोग बस जाएंगे। और जल की उपलब्धता, जिन इलाकों में जल आपका रहेगा उन इलाकों में भी लोग आसानी से बसना पसंद करते हैं, क्योंकि जल हमारे जीवन का आधार है। आर्थिक कारक में आपको इसमें 3 पॉइंट बताने हैं। पहला आप बता दीजिए भैया कि औद्योगिकरण एक कारण रहता है, एक नगरीकरण रहता है और खनिज रहता है। क्या रहता है? खनिज। तो आपका इसमें 3 पॉइंट बनेगा, नगरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज। तो और परिवहन भी कह सकते हो। तो जनसंख्या उन इलाकों में ही बसना पसंद करती है जहाँ पे आपका नगर हो, क्योंकि नगर आपको रोजगार, रहन सहन की अच्छी दशाएं प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण के कारण आपको वहाँ रोजगार मिलता है। खनिज वहाँ रहता है जहाँ रोजगार भी मिलता है और वहाँ पे सुविधाएं विकसित हो जाती हैं। साथ ही जहाँ परिवहन के साधन हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में लोग रह रहे हैं तो वहाँ परिवहन के साधन अच्छे हैं, इसलिए लोग यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं? देखो, धार्मिक सांस्कृतिक में क्या है कि जिन इलाकों में आपका धार्मिक अगर कट्टरता है या संघर्ष है, वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ पे वो आपका अपने धर्म
के लोग वहाँ उनके साथ रह रहे हैं तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। जैसे आपका यहूदी लोग जो हैं इजराइल में रेगिस्तान में एक प्रकार से क्षेत्र में बसना पड़ा, तो वो धार्मिक कारण था, वो लोग वहाँ धर्म के आधार पे वहाँ बस गए, वो शांति महसूस करें। काशी की अगर आप बात करो तो भाई काशी का जो इलाका यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे बसे हैं या ईश्वर के लिए बसे हैं, तो ये आपकी चीज़ें लगभग आप कहीं कि धार्मिक कारण और सांस्कृतिक कारणों से लोग बस जाते हैं। राजनीतिक कारण से भी होता है, कुछ क्षेत्र जहाँ अशांति है, संघर्ष है, वहाँ लोग नहीं रहते, लेकिन कहाँ पर शांति है वहाँ लोग जाके बस जाते हैं। ये चीज़ें आपको बता देनी है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत दफ़ा आता है, भैया ये बताओ जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है, पहली बात बताइए कि इस प्रवस्था में आपका एक बात समझिए, ये ग्रामीण है, क्या है ये, एक तरफ है आपका ग्रामीण, एक तरफ आपका नगरीय, क्या है, नगरीय। तो ग्रामीण से अगर नगरीय में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे अशिक्षा है, क्या है, अशिक्षा है अगर ग्रामीण में, तो यहाँ पर शिक्षा है, क्या है, नगर में शिक्षा है। अशिक्षा से शिक्षा की ओर, अब ग्रामीण से नगर, अशिक्षा से शिक्षा। उच्च जन्म दर, यहाँ पर ग्राम में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस बात को याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ लिखा भी है, ग्रामीण खेतिहार से अशिक्षा से आप कई प्रकार से नगर की ओर साक्षरता की ओर बढ़ता है। उच्च जन्म दर जहाँ है वहाँ से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर जो परिवर्तन होता है, इसी को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ये आपका आएगा। इसकी आपका इंडिया जो वर्ल्ड वाली बुक है, इसमें आपका 3 प्रवस्थाएं हैं और इंडिया वाली में 4 प्रवस्थाएं हैं। पहली प्रवस्था में जन्म दर अधिक था, मृत्यु दर भी अधिक था, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए थे और यहाँ पे आपका बड़ा परिवार संपत्ति माना जाता था, इसलिए ज़्यादा लोग जन्म लिया करते थे। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तो आपका यहाँ पे कह लीजिए कि इस इलाके में लोग मृत्यु भी बहुत हुआ करती थी। साथ ही द्वितीयक में क्या हुआ, इस आरंभ में उच्च जन्म दर बना रहा, लेकिन जो आपका मृत्यु दर है उसमें आपका गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य सुविधाएं आपका विकसित अच्छी हो गई थी, इसलिए जन्म दर मृत्यु दर में आपका अंतर कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी, क्योंकि जन्म दर तो तेजी से रहा, मृत्यु दर घट गया, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो गई थी। तीसरी प्रवस्था में आपका जन्म दर भी कम हुआ, मृत्यु दर भी कम हो जाता है, संतुलन की स्थिति आती है, क्योंकि अब जनसंख्या बहुत शिक्षित है, बहुत साक्षर, तकनीकी ज्ञान है उन्हें, और परिवार नियोजन कर रही है। क्या कर रही है, परिवार नियोजन, सोच समझ करके अब बच्चे कर रही है, इसलिए जनसंख्या धीरे धीरे करके नियंत्रित होना शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या की धनात्मक ऋणात्मक वृद्धि से क्या मतलब है। देखो यार, पहली बात तो ये कि जनसंख्या वृद्धि का सिंपल मतलब होता है किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या जो आपकी है इसमें 2 प्रकार है, धनात्मक हो जब जनसंख्या 2 समय अंतरालों में जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो, तब उसे धनात्मक कहते हैं। और ऋणात्मक तब है जब आपका जन्म दर तो आपका कम है और मृत्यु दर आपका उसमें लगभग, हम बात करें मृत्यु दर से आपका कम हो, मतलब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो और मृत्यु दर ज़्यादा हो, तो उसे हम ऋणात्मक कहेंगे। बहुत सिंपल समझ लो, धनात्मक तब है जब जनसंख्या ज़्यादा जन्म ले रही हो और आपका मर कम लोग रहे, मतलब मर ज़्यादा लोग रहे हों, ठीक है। और ऋणात्मक तब है जब जनसंख्या आपका ज़्यादा मर रही हो और जन्म कम ले रही हो, इस बात को याद रखना। 13 क्वेश्चन आपका है, आपका संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारक, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। संसार में अगर हम जनसंख्या के प्रवास, पहली बात तो प्रवास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। अपकर्ष का मतलब है आपका खींचने वाले कारण, प्रतिकर्ष मतलब भेजने वाले कारण, जो आपको वहाँ से भगा रहे हैं। अपकर्ष क्या हो सकता है, आपको रोजगार के अच्छे अवसर है तो आप दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में चले जाते हो। रहन सहन की यहाँ अच्छी दशाएं होती हैं जहाँ पे आप अच्छा जीवन जी सकते हो, शांति होती है, आपको सुरक्षा मिलती है, अनुकूल जलवायु, ठीक ठाक जलवायु रहती है जिसमें आप रह सकते हो, और जीवन संपत्ति की सुरक्षा होती है। यहीं पर ये कौन से कारक है, अपकर्ष। अगर मैं बोल दूँ प्रतिकर्ष कारक, जो आपको भगा रहे हैं किसी क्षेत्र से, तो उल्टा कर दो, काम नहीं है, रोजगार नहीं तो आप क्षेत्र को छोड़ दोगे, रहन सहन की दशा अच्छी नहीं तो आप जगह छोड़ दोगे, अशांति है तो आप जगह छोड़ दोगे, ये प्रतिकर्ष कारक में आपका आ जाएगा, उल्टा कर देना बस। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, संसार में जनसंख्या के प्रवास को प्रतिकर्ष कारक क्या है, तो सिंपल वही, उल्टा कर दो, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी और आर्थिक पिछड़ापन, ये आपको भगाते हैं किसी क्षेत्र की, भाई चले जाओ इसको छोड़ करके। अगला क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख आपके कारक कौन से हैं, तो देखो जनसंख्या जो आपका परिवर्तन है उसके 3 प्रमुख आपके जो परिवर्तन है उसमें अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास है। अशोधित जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्म दिए गए शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में आपका अशोधित जन्म दर व्यक्त किया जाता है।
अशोधित मृत्यु दर आपका किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो जनसंख्या वृद्धि में केवल आप बताइए इसमें जन्म दर से ही नहीं बिल्कुल मृत्यु दर से भी आपका घटता है। तो आप बताइए यहाँ पर प्रति 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या के रूप में मृत्यु दर काउंट होता है। प्रति 1000 लोगों में किसी क्षेत्र विशेष में मरने वाले लोगों की संख्या, आपको जो बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रवास क्या है? जब कोई स्थान को कोई व्यक्ति छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाता है तो दोनों जगह को खराब कर रहा है। जहां से छोड़कर गया वहां पे जनसंख्या कम, जहां गया वह जनसंख्या बढ़ा दी। इस प्रकार से ये दोनों जगह की जो आपकी प्रवास है वहां की जनसंख्या को प्रभावित ये कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मानव विकास से शायद समझते हो और मानव विकास के 4 स्तंभ बताओ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है, इस बात को भी याद रखना। पहली बात तो आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए मानव विकास से तो डॉक्टर महबूल हक की बात ही याद रखना कि मानव विकास का जो उद्देश्य है ऐसे विकास से जिसमें लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो, जीवन में उनके सुधार हो, उसका मूल दशाओं में सार्थक जीवन हो। सार्थक का मतलब बेहतर जीवन को वो जी पा रहे तो ही तो विकास मानोगे। अब पैसा आ गया लेकिन वही आपका सुरक्षा नहीं है, शांति नहीं है, अच्छे से खुशी नहीं है, तो फिर वो विकास नहीं है। विकास का मतलब ही है व्यक्ति के जीवन में सार्थक परिवर्तन आना चाहिए, अच्छा चेंज आना चाहिए। स्तंभ आपके इसमें है, ठीक है, 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ आपका है समता, जिसमें आपको समान अवसर लोगों को देना है, समानता व्यवहार करना है, जाति या किसी वर्ग या किसी भेदभाव के बिना सभी को समान समझना है। सतत पोषणीयता का मतलब है कि आपको निरंतर आपको ऐसी इस्तेमाल करना है संसाधनों का जिसमें आने वाली भावी पीढ़ी के अवसर सीमित ना हो। आप कोयले की अगर हम बात करें, कोयला या पेट्रोलियम इतना यूज़ मत कर लो कि आने वाले लोग म्यूजियम में देखें, कहने का मतलब इसका यही है। तो संसाधनों का, परिवहन चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करो जिससे आपके आने वाली पीढ़ी के जो अवसर है वो सीमित ना हो जाएं। साथ ही उत्पादकता कहता है कि भैया एक ऐसा शब्द है जिसमें आपको मानव को उत्पादक के रूप में, मानव को इतना कौशल दे दो, मानव को इतना शिक्षित कर दो कि वो खुद ही उत्पादक बन जाए, वो खुद ही अपनी सुविधाएं बढ़ा ले अपने ज्ञान से के माध्यम से। तो ये आप बता सकते हो। सशक्तिकरण का मतलब है समाज में जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो असमर्थ लोग हैं, उन्हें आप बढ़ावा दीजिए, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध लोग हों, चाहे आपके SC ST हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 17, मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास सूचकांकों को संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए मानव विकास सूचकांक बहुत सिंपल है कि मानव विकास के लिए आप यहाँ से आंसर बताओ। मानव विकास सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच मानव विकास के केंद्र बिंदु है। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच आपका केंद्र बिंदु है। आप बताओ यह क्रम जो मानव विकास का है वो 0 से 1 तक के बीच के स्कोर में होता है। अगर आपको किसी का मानव विकास मापना है तो 0 से 1 का आपका रेशो रहेगा। अब 0 से 1 के रेशो में आपका 0 पॉइंट अगर मान लीजिए 9 आपका 900 आपका है, 0.900 या 900 ये आपका अति उच्च में आ जाएगा। अगर किसी का आपका 0.700 है ये उच्च में आ जाएगा। अगर किसी का 0.5 आपका है या 00 तो ये आपका मध्यम में आ जाएगा। अगर किसी का 0.4 या 0.3 में आपका आ रहा है पीछे आपका 00 वो आपका निम्न में आ जाएगा। 4 दशाएं आपको सिंपली इसमें बतानी है। तो सिंपल याद रखिएगा ये मानव विकास की आपने मापने के तरीके होते हैं। अब मानव विकास जो है आपका स्वास्थ्य मूल्यांकन के माध्यम से, जन्म प्रत्याशा के माध्यम से भी आप मापते हो। भैया किसी क्षेत्र में मानव विकास कैसे मापोगे, तो वहाँ पे जन्म किस प्रकार से प्रत्याशा है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा तो नहीं है, साथ ही कितने उम्र तक वो जी पा रहे हैं इस बात को भी आप बताइएगा। ये पॉइंट्स आपको बताने हैं और यही तरीके आपके लगभग रहेंगे। शिक्षा का स्तर कैसा है, साक्षरता का स्तर कैसा है, ये सब चीज़ें मापने का तरीका आपका रहता है। जो मैंने आपको 4 तरीके बताए प्लीज़ उनको यूज़ करना। एक आपका होता है अति उच्च, ठीक है, अति उच्च जैसा मैंने बताया अगर 0.9 के पास है तो अति उच्च है। उच्च वाला जो है वो आपका 0.700 है। और अगर मध्यम बोलता है तो आपका 0 पॉइंट या तो 6 कर लो या 500 कर लो, 0 पॉइंट होना चाहिए, पर आपका 0 पॉइंट होना चाहिए। साथ ही आपका 0 पॉइंट आपका अगर 3 है या 4 है, मान लो 400 या 300 तो आपका ये निम्न में आ जाएगा। अति उच्च वाले में चाहे नॉर्वे की बात कर लो, स्वीडन की बात कर लो, उच्च वाले में आप अमेरिका की बात कर लो, ब्रिटेन की बात कर लो, मध्यम में भारत चीन की बात कर लो और निम्न वाले में नाइजीरिया की बात कर लो। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है मानव विकास के विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं? मानव विकास की आपके 4 उपागम है। देखो आय उपागम है। आय उपागम का मतलब सबसे पुराना उपागम है मानव विकास मापने का, जिसका आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास भी उतना ऊंचा होगा। बहुत सिंपल है भाई। कल्याण उपागम, कल्याण उपागम जो है मानव जो है सिर्फ लाभार्थी है। मान लीजिए आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, आपको शिक्षा फ्री में मिल रही है, स्वास्थ्य फ्री मिल रहा है, तो आप क्या कुछ कर रहे हो उसमें? नहीं, सरकार कर रही है। तो आप लाभार्थी हो, आप निष्क्रिय प्राप्त करता हो, जिसमें सरकारी जितनी योजनाएं अच्छी रहेंगी, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा, उतना ही आपका मानव विकास होगा।
आधारभूत उपागम, इसमें कहा गया है इसको अंतर्राष्ट्रीय आपका श्रम संगठन, जिसको हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने इसको लाया है। 6 न्यूनतम चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास मिलना ही मिलना चाहिए। क्षमता जो उपागम आपका है, इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने मानव विकास भी बोला हुआ है, इन्होंने बोला कि संसाधनों तक लोगों की पहुंच होगी, क्षमता होगी, वही आपके मानव विकास की कुंजी है। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जिसमें कहता है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो सदैव सदैव आपका सापेक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है यार। अगर आप विकास है तो वो क्या है? सार्थक विकास होना चाहिए। वर्तमान दशाओं में आपका चेंज होना चाहिए। आपकी जो दशाएं हैं उसमें चेंज, मतलब आपके स्वास्थ्य में भी, आपके रहन सहन में, आपके खान पान में, हर चीज़ में होनी चाहिए। विकास हमेशा सकारात्मक होगा। विकास हमेशा सकारात्मक होगा। केवल सकारात्मक वृद्धि से विकास आपका नहीं होता है, इसमें और भी चीज़ें, समय के साथ साथ आपको गुणात्मक भी होना चाहिए। तो आपका सकारात्मक के साथ साथ ये गुणात्मक होना चाहिए। किसी आपका मान लीजिए किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ रही है, पर अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं बढ़ रही उनके लिए, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं बढ़ रहा, तो फिर वो आपका विकास नहीं है, जबकि वो आपका वृद्धि कहलाएगा। एक प्रकार से एग्जाम में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आपका डिफ्रेंशिएट कर देता, बताओ विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। देखो भैया, जो विकास है समय के साथ आपका मूल निरपेक्ष है, परिवर्तन का सूचक है, जबकि यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और आपका जो विकास है वो आपका गुणात्मक है और मूल सापेक्ष होता है। विकास आपका तब तक नहीं होता जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन सकारात्मक ना हो, और आपका गुणात्मक भी ना हो, तब तक नहीं होगा। लेकिन विकास आपका जो वृद्धि होता है उसमें आपका सिर्फ चेंज हो जाए तो वो आपका वृद्धि आपका कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या है रोपण कृषि, या फिर संसार में रोपण कृषि की क्या आपके प्रसिद्ध विशेषताएं हैं? देखिए दोस्तों, रोपण कृषि कुछ मेन पॉइंट याद कर लो। आपका रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसमें बाजार के बेचने के उद्देश्य से इसको बोया जाता है, जिसमें चाय हो, कॉफ़ी हो, कोकोआ हो, रबड़ हो, कपास हो। चलो एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। असम में आपका चाय है। चाय कहाँ है? असम में है। कॉफ़ी कहाँ है? कर्नाटक में, भारत में, अगर भारत के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो। रबड़ आपका जो इलाका है वो आपके भारत में तो ज़्यादा नहीं होता है, ये आपका मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में। कपास बोलेगा गुजरात बोल दो। क्या बोल दो? गुजरात का इलाका बोल दो। गन्ना बोल रहा है तो भाई आप यूपी बोल दो। केले आपका उगाया जाता है लेकिन उतना मात्रा में हमारे पे कोई डाटा नहीं पूछा जाता। अब कॉफ़ी की आपके लगभग अगर आप बात कर रहे हैं तो असम में आपका इलाका है, और इसके अलावा चाय आपका कॉफ़ी असम में है। जो चाय का आपका इलाका है वो आपका असम में है। कॉफ़ी जो है कर्नाटक में। इसकी 3 प्रकार भी हैं। इसमें आप अरेबिका, ठीक है, उसके बाद आप लिबेरिका और रोबास्ता, ये आपकी कॉफ़ी की 3 प्रकारें हैं, जिसमें अरेबिका पहली वाली सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है। साथ ही आपको खेत के आकार इसमें आपका बड़े बड़े होते हैं, बड़ा आकार होता है। पूंजी निवेश बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि रख रखाव के साथ साथ बहुत सारे मजदूर हैं, हर चीज़ आपको चाहिए। साथ ही तकनीकी या वैज्ञानिक तकनीक चाहिए, वैज्ञानिक विधियाँ चाहिए, तो आपको पैसा अधिक लगाना पड़ेगा। यह एक ही फसली कृत है, मतलब आपको एक ही फसल बड़े लेवल पे बोली जानी चाहिए। कॉफ़ी हो चाहे आपका चाय हो, बड़े लेवल पे करो। इसमें आपको श्रमिकों की आवश्यकता भी बहुत पड़ेगी। स्थानीय श्रमिक आपको बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होंगे। साथ ही परिवहन के साधन विकसित हो, जिससे आप बागान से बाजार तक उस सामान को अच्छे से ले जा सको। उसके साथ ही ये आपका यूरोपियंस लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने उष्णकटिबंधीय जो उपनिवेशिक क्षेत्र है, जिनको अपना गुलाम बना रखा था, वहाँ पे बोना शुरू किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, चावल प्रधान आपका निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, या संसार में आपका गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? गहन निर्वाह कृषि के दोनों प्रकार बताइए। इनमें से ऐसे आपके ये क्वेश्चन आपके बनेंगे जो निर्वाह कृषि के संबंध में ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाएगा बार बार, लेकिन जहां देख लेना है आपका निर्वाह कृषि बोल रहा है, आपको सिंपली 2 प्रकार बता देने, काम चल जाएगा। इसमें 2 होते हैं, चावल प्रधान और चावल रहित। पहले हम चावल प्रधान की बात कर लेते हैं। चावल प्रधान में इस प्रकार की जो कृषि चावल प्रधान है, इसमें परिवार का भरण पोषण होता है। छोटे आपके टुकड़े पर काफ़ी जनसंख्या आपकी होती है, मतलब खेती कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। चावल प्रधान होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह फसल आपका कृषि जो है, मुख्य फसल, जैसा कृषि के नाम से पता चल रहा है, मुख्य फसल यहाँ चावल होती है। सिंचाई जो है वो वर्षा पर निर्भर आपका लगभग होती है। खेतों का आकार अगर हम बात करें तो इसमें जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही खेतों का आकार छोटा होता है। खेत एक दूसरे से आपके दूर भी दूर होते हैं। साथ ही श्रम, यहाँ पे गहन श्रम की आवश्यकता होती है, यंत्रों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मानव श्रम की अधिक आवश्यकता है, और कृषि कार्य में पूरा परिवार लगा होता है। खाद के लिए जो आपका पशु है, गोबर, उनकी इस्तेमाल होता है। हरी घात का मतलब वैज्ञानिक विधि का नहीं होता है। और मानसून जो एशिया आपके इलाके हैं, घने बसे इलाके में आपका ये किया जाता है। अगर चावल रहित की बात कर रहा है, यहाँ चावल नहीं होगा। प्रमुख फसलें यहाँ पर आपका गेहूँ है, सोयाबीन है, जौ है, सोरपम है, आपकी अन्य फसलें हैं। चावल रहित की अगर आपका बात करें तो गहन कृषि, निर्वाह कृषि जो है, इसमें प्रमुख फसलें आपकी जो हैं वो चावल नहीं होगा, गेहूं होगा, सोयाबीन होगा,
जो होगा, सोरपम होगा, ये सारी फसलें बोई जाती हैं। इस क्षेत्र में आपका उन क्षेत्रों में जहाँ पे चावल की फसल नहीं हो सकती, क्योंकि आपका वहाँ वर्षा नहीं है, सिंचाई नहीं है। साथ ही इसमें भी आप बताइए, कृषि क्षेत्र में भूमि पर जनसंख्या का दबाव आपका अधिक रहता है। खेत आपके इसमें भी आपके छोटे होते हैं और बिखरे होते हैं। मशीनों के स्थान पर आपको खेती के अधिकतर कार्य पशुओं के द्वारा होते हैं। यहाँ पे मुख्य आपका जो इलाके हैं, कोरिया है, उत्तरी आपका जापान का इलाका है, मंचूरिया है, गंगा घाटी के मैदान आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, मिश्रित कृषि की विशेषताएं क्या है, बताओ जरा। इस प्रकार की कृषि में आपका फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों के समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ आपके जैसे मवेशी हैं, आपके भेड़ सुअर हैं, कुकुर हैं, बहुत सारे यहाँ कुकुर मतलब कुत्ते, हर चीज़ का पालन किया जाता है। चारे की फसलें आपका जो है मिश्रित घटक में है। चारे की फसलें मतलब जो कि खीरा, ककड़ी बकड़ी जैसी फसलें हैं। इस कृषि में आपका खेतों का आकार मध्यम होता है। मिश्रित माँ से माँ मिला लो ना, मिश्रित है तो मध्यम है। और इसमें आपकी अन्य फसलें जैसे गेहूं है, आपका जौ है, रई है, जई है, आपका मक्का है, कंदमूल में आपका वही खीरा ककड़ी जैसी चीज़ें भी बोई जाती हैं। साथ ही आपका ये फसली कृषि मृदा है जिसमें उर्वरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाते हैं लगभग। उसके साथ ही इस प्रकार की कृषि में विश्व भर के अत्यधिक जो विकसित भाग हैं, डेवलप कंट्रीज़ है, वो करते हैं। जैसे पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका है, उत्तर पूर्वी भाग, उसके अलावा यूरेशिया कुछ भागों में यहाँ किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, ज़रा बताओ आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है। देखो, आदिकालीन जो निर्वाह कृषि है बहुत सिंपल है कि इस प्रकार की कृषि में पूरा का पूरा जो परिवार का भरण पोषण है उसके उद्देश्य से किया जाता है। इसका बिक्री का कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब इसका व्यापारिक महत्व नहीं होता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है प्राचीनतम माध्यम है, बहुत शुरू में किया जाता था, और इसको हम स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। आज यहाँ पर हैं, कृषि करी छोड़कर चले गए, कल कहीं और चले जाएंगे। अब मेन चीज़ें बताओ, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि पद्धति कैसी है, तो एक जंगल में गए, वनस्पति को काटा, उसको जलाया, 3 से 5 साल उसमें कृषि करी और उसके बाद किसी क्षेत्र में उसको छोड़ करके चले गए। औजार, इसमें आपका लगभग नॉर्मल औजार जो होते हैं जैसे कुदाल और फावड़े का इस्तेमाल आपका पारंपरिक तौर पे किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आपका ये आदिम इलाके में होता है। 2-3 चीज़ें समझ लो और, इसको झूमिंग जो है भारत के आपके उत्तर पूर्व जो इलाके हैं, पूर्वोत्तर है, वहाँ पे होता है, इसे झूमिंग कहते हैं। जो आपका मलेशिया का इलाका है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ इसे लादांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लादांग कहते हैं। और जो आपका मैक्सिको का इलाका है, आपका मैक्सिको के इलाके में इसे कहते हैं एक प्रकार से मिल्पा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्पा। यह बात भी आप याद रखना, बहुत सिंपली, ठीक है। कर्तन दहन कृषि भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण में वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताओ। एक साथ दे दिया, दोनों को भी याद कर लो, कोई सा भी आ गया अच्छे से लिख देना। इसका अलग है, इसका अलग है। चलवासी नाम से समझ में आ रहा है, ये आपका पशुपालन की बात करेगा। वाणिज्य मतलब पैसे वैसे इसमें दबा के लगेगा, ऐसे करके बार बार वो क्वेश्चन को घुमाएगा, ऐसे करेगा आपको। इनको क्वेश्चन को बार बार आपको पढ़ लेना है और फिर आपको आंसर देने का प्रयास करना है। जब चलवासी पशुचारण की बात कर रहा है तो आप सिंपली बता दो भैया इसमें आपका क्या है। पहली बात तो बताओ, चलवासी पशुचारण आपका चारे की फसल है, जिसमें इसकी खोज में जो अपने पशुओं के चारे के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। आज यहाँ है, कल यहाँ है, ठीक है। उसके बाद बताओ, ये पूंजी प्रधान नहीं है, यहाँ पर पूंजी नहीं लगता है। पशु जो है वो प्रकृति परिवेश में पलते हैं, प्रकृति पर निर्भर होते हैं। साथ ही पशुओं की देखभाल के लिए, पशुओं की चीज़ों के लिए पूरी तरीके से मतलब एक प्रकार से प्रकृति पर निर्भर है, विशेष रूप से कोई ख्याल देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही आपके पशुओं के प्रकार के लिए चलवासी पशुचारक जो है एक समय पे विभिन्न आपके प्रकार के पशु पालते हैं, मतलब जिसमें सहारा मरुस्थल, एशिया के कुछ इलाकों में भेड़, बकरी और ऊँट जैसे जो चीज़ें पालते हैं। साथ ही आप बताइए, पुराना जो आपका क्षेत्र क्या है, तो पुरानी दुनिया में सीमित था और इसके प्रमुख 3 क्षेत्र आपके हुआ करते थे, जिसमें आप बता दो अटलांटिक, आपका अफ्रीका के अटलांटिक तट और प्रायद्वीप में मंगोलिया, चीन होते हुए यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में, और साथ ही आपका पश्चिमी आपका अफ्रीका। अगर आपका अफ्रीका महाद्वीप है तो आपका मेडागास्कर यहाँ पर है, मेडागास्कर में कह रहा है ये, दक्षिण पश्चिम में तो इस इलाके में कह रहा है ये। उसके अलावा कह रहा है टुंड्रा तो यूरेशिया में, एशिया में सबसे ऊपर चले जाओ टुंड्रा है, यूरोप तो इधर की तरफ है। अटलांटिक वाला ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर वाला जो इलाका है अटलांटिक का है। साथ ही एक चीज़ आपको और बताता हूँ, चलवासी पशुचारण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए यह एक पर्वत है, तो आपका ये गर्मी के समय में पर्वत की ओर चले जाएंगे, और जब ठंड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ठंड आ जाएगी, तो पर्वत से मैदानों की ओर ये गमन करना शुरू कर देते हैं। इस बात को भी याद रखना। साथ ही आपका वाणिज्य पशुधन पालन क्या है, देखो इसका अर्थ पहली बात तो ये कि निश्चित इसके आपके विशाल फार्म होते हैं। वाणिज्य है भाई, पैसा लगा रहा है तो इसे बड़े बड़े फार्म बना के रखते हैं, और इसके चारे की स्थानीय आपके रूप से की जाती है, जो भी चारे की व्यवस्था है वो स्थानीय रूप से कर दी जाती है। इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। चलवासी पशुचारण में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में पूंजी की आवश्यकता होती है, प्रधानता होती है। पशुओं की देखभाल के लिए हो, उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है, तो विशेष उसमें ध्यान रखने का पैसा चाहिए।
इसमें आपका विशेष प्रकार के जो पशु हैं उनको पाला जाता है और उनको अत्यधिक अनुकूल उनको क्षेत्र दिया जाता है भैया अच्छे तरीके से। साथ ही आपके कौन से इलाके हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ये आपके उत्तरी समुद्र अमेरिका है, ये आपका इलाका है जहाँ पे बोया जाता है, जहाँ पे ये मतलब पशुओं को पाला जाता है लगभग। अगला क्वेश्चन आपका आता है कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है और इसकी क्या विशेषताएं। देखो सिंपल आप बता दो, कुटीर उद्योग एक प्रकार का ऐसा उद्योग है जिसमें परिवार के लोग और उसके सदस्य मिलकर कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं और दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाते हैं। दैनिक उपयोग में आपका टोकरी हो सकती है, कोई अचार हो सकता है, कोई चटाई हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें पूंजी और परिवहन के साधनों को कोई प्रभावित नहीं करता क्योंकि स्थानीय स्तर पे बेचना है, सिंपल बेचना है। कच्चा माल और बाजार दोनों स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही आपको बताना शक्ति के चालन जो मशीनें हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है, साधारण हाथों के माध्यम से परिवार खुद ही सारा कुछ कर लिया करता है। तो बहुत सिंपल आपके इसके पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। देखो स्वच्छंद जो आपका उद्योग है इसमें आपको बताना है कि व्यापक रूप से ये आपका विविध स्थानों में पाए जाते हैं। इसमें किसी एक विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, कुछ भी आपका हो जाता है। ये आपके कल पुर्जे का मतलब ये मशीनों की बात कर रहा है, लगभग जो मशीनों के बनाने की बात कर रहा है, छोटी छोटी जो मशीनें होती हैं इसमें कम मात्रा में उत्पादन आपका किया जाता है। साथ ही आपका इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है और ये प्रदूषण नहीं फैलाती। वो भी सही चीज़ है, अगर कल पुर्जों पर आधारित है, आपका मशीनीकरण है, नॉर्मली आपके कुछ चीज़ों को बना रहा है, तो वो आपको प्रदूषण कहाँ से करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक स्थानीय आपके किस प्रकार से उद्योग प्रभावित करते हैं। उद्योगों को आपके उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कुछ भी इन चारों में से 5 में से कोई भी क्वेश्चन देगा आपको सेम आंसर लिखना। खास करके बड़े पैमाने वाला क्वेश्चन दे देता है कि कैसे है और कैसे क्या स्थिति को प्रभावित करते हैं, उद्योग कैसे कहाँ लगेंगे नहीं लगेंगे। तो पहला कारण होता है कच्चा माल। अगर किसी इलाके में सस्ता और सरल और सही तरीके से परिवहन द्वारा हमें कच्चा माल मिल जाता है तो उस इलाके में आपका जो उद्योग है वह स्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर सस्ता नहीं मिलता है, हमें पदार्थ सही से नहीं मिलता है, परिवहन सही से नहीं हो पाता है, कच्चे माल को लेकर दिक्कत आती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ ही अगर कच्चा माल मान लीजिए आपका गन्ना है, यहाँ पे आपको फैक्ट्री बहुत दूर है, ये आपका खेत है, फैक्ट्री बहुत दूर है, गन्ना ले जाते जो है गन्ना सूख जाएगा, इसलिए पास में ही फैक्ट्री होगी ताकि गन्ने के पास ही फैक्ट्री में जाए, वहाँ पे सीधा उसका चीनी या गुड़ जो भी निकालना निकाल लो। तो इस्पात मतलब लोहे का और चीनी का उद्योग जो है इसके पास होना चाहिए कच्चे माल के लिए अनुकूल जलवायु। अगर आपका विशेष रूप से जलवायु जो उस क्षेत्र में आप जहाँ स्थापित कर रहे हो तो वहाँ पर आपका लगभग जलवायु बहुत सही होनी चाहिए, जिसमें दक्षिण भारत में अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिला है। जैसे आपने नाम सुना होगा कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर एक ऐसा इलाका है आपका दक्षिण भारत में जहाँ पे सूती वस्त्र बड़ी मात्रा में होता है। तो वहाँ नमी के कारण आपका कपास की जो वस्त्र हैं कताई आसानी हो जाती है और ठंडे और अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में इसको करना काफ़ी कठिन कार्य हो जाएगा। शक्ति के साधन, वह इलाके जहाँ शक्ति के साधन हो, मतलब बिजली आपकी अगर होती है तो वहाँ पे आपका कोई मशीनें चलानी है बड़ी बड़ी तो आपको बिजली चाहिए, इसलिए शक्ति के साधन के समीप ही करना चाहिए। शक्ति के साधन का उदाहरण आपका एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो शक्ति के साधन के समीप ही होना चाहिए, वरना नहीं चल पाएगा वो। अगला क्वेश्चन आपका आता है श्रम की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। तो भैया आपको श्रमिक चाहिए, पहली बात मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा और मशीनीकरण बहुत चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि श्रम की उपलब्धता रहे, मतलब आपको लगभग कुशल श्रमिक मिलते रहें, तो भी आपका उद्योग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर आपके पास श्रमिक ही नहीं है मशीनों को चलाने के लिए, चीज़ों को चलाने के लिए, तो भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता आपको कम किया जा सकता है। फिर भी कुछ उद्योगों में हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती ही होती है भाई, आप कैसे हटा दोगे। जैसे कि स्विट्जरलैंड में घड़ी उद्योग है, जापान में इलेक्ट्रॉनिक, आपके कुशल आपके लगभग 10 जो श्रमिक है वो आपके चलते हैं, उन्हीं पर टिकी हुई है। और पूंजी सिंपल है, किसी भी उद्योग को अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए ताकि श्रमिकों को आप वेतन दे सको, कोई सामान को बना सको। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता दीजिएगा। साथ ही आपका बड़े पैमाने के आपके जो उद्योग है उनकी क्या विशेषता है, विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें बड़े पैमाने पर जो आपके उद्योग है उसकी या विनिर्माण है उसकी पहली विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण। इसका मतलब हर व्यक्ति को जो कारीगर है वो नियंत्रण एक ही कार्य में वो कुशल होना चाहिए, तभी हम कौशल का विशिष्टीकरण कर पाएंगे अच्छे तरीके से। दूसरा हमारा आता है यंत्रीकरण। अगर हम यंत्रों को अच्छे से विकसित कर पाएँ, हम यंत्रों के माध्यम से अगर कार्य को चला पाते हैं तो आपके बड़े पैमाने पर आप उद्योग को चला पाओगे। आपको छोटी मशीनों के माध्यम से आप कोई भी उद्योग नहीं चला सकते, इसलिए बड़े पैमाने के उद्योग के लिए आपको यंत्रों की आवश्यकता होगी जो स्वचालित हो। आपने कभी भी कोई डिस्कवरी किसी चैनल पर देखा होगा जहाँ पे आपको एक बड़ी मशीनें होंगी जो चिप्स के पैकेट्स पैक कर रही होंगी, चल रही होंगी, सब कुछ मशीनें कर रही हैं। तो यंत्रीकरण बहुत ज़रूरी है।
प्रौद्योगिकी नवाचार कहने का मतलब नई तकनीक, नए शोध, नई युक्तियां, नई गुणवत्ता पर नियंत्रण करने की चीजें, ये सब कुछ आपको प्रौद्योगिकी नवाचार के अंतर्गत चाहिए। मतलब आपको नई तकनीक चाहिए ताकि आप अपने विनिर्माण को आगे बढ़ा सको। संगठनात्मक ढांचा का मतलब है कि आपको एक ऐसा बड़ा ढांचा चाहिए जिसमें आपका सीईओ भी हो, जिसमें आपका कंपनी का मालिक भी हो, साथ ही साथ आपका मैनेजर भी हो, सुपरवाइजर भी हो, कर्मचारी भी हो, सारा आपका प्रशासनिक वर्ग हो जो उसको काम को अच्छे से चला सके। अनियमित भौगोलिक वितरण, देखो 10% से भी कम भूभाग पर आपका विस्तार है उद्योगों का, और ये उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले आपके ऐसे कारक हैं जो लगभग आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही स्वामित्व के आधार पर कितने उद्योग हैं? 3 आपके उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर आपके 3 उद्योग, एक सार्वजनिक, एक निजी और एक आपका लास्ट होता है संयुक्त। कौन सा है? संयुक्त। सार्वजनिक ऐसे उद्योग सरकार के अधीन है, सरकार इनका प्रबंध करती है। ऐसे उद्योग आपके सामने बीच में लोहा इस्पात आपका जो है वो सार्वजनिक उद्योग है। इसमें आपका साम्यवादी या समाजवादी देशों में आपका ऐसा है। निजी उद्योग किसी एक मालिक के हाथ में, किसी एक कंपनी के हाथ में है, निजी व्यक्ति उसका सब प्रबंधन करता है। पूंजीवादी अमेरिका जैसे देशों में, यूएसए जैसे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। भारत में भी अगर हम बात करें, टाटा, बिरला, रिलायंस जो है, अंबानी जैसे लोग, ये भी अपने निजी उद्योग के उदाहरण है। संयुक्त उद्देश्य जहाँ पे सरकार और निजी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है, आपका HPCL, मित्तल एनर्जी लिमिटेड जो है, ये आपको संयुक्त उद्योग के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। साथ ही भारत में जनसंख्या के घनत्व को, स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या हैं? तो पहले बता दो, 2011 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। भारत में अगर आप बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, बहुत विषमताएं हैं। जहां अरुणाचल प्रदेश, जो आपको अगर भारत का मैप अगर आपको पता हो, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। वहीं पर आपका बिहार जो है थोड़ा सा पूर्व में ही है, बिहार में आपका 1 किलोमीटर में आपका 1000 से 6 लोग रहते हैं। इसका मतलब सिंपल सी आपको बहुत बड़ी एक डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रही होगी। साथ ही केंद्र शासित जो आपका प्रदेश दिल्ली है, वहाँ पर 1 किलोमीटर में आपका 11,320 लोग रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। वहीं पर आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, मात्र 46 लोग रहते हैं। ये सारा याद कर लो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? आपका बिहार में है। सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति। प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें तो केरल को अगर हम जनसंख्या घनत्व देखें सबसे अधिक है, उसके बाद तमिलनाडु है, बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। पर्यावरण की दशाओं के कारण तो उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा कम है। वहीं पर जबकि मध्य प्रदेश और प्रायद्वीप जो आपके इलाके हैं वहाँ मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस बात को भी आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको टीचर नंबर दे देगा। यह क्वेश्चन भी आपका काफ़ी आता है, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है और भारत में जनसंख्या वृद्धि के लेकर कौन सी 4 प्रवृत्तियाँ आपकी मिलती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है किसी विशेष समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में या समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, मतलब अगर कोई लोग चेंज हो रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष थे तो उसको हम वृद्धि कहेंगे। वृद्धि की 4 व्यवस्थाएं हैं: स्थिर, निरंतर वृद्धि, तीव्र वृद्धि और लास्ट में घटती आपकी जनसंख्या। पहला अगर आपको बताना है जो आपकी स्थिर वृद्धि है, जिसमें आपके 2 टाइम है। एक 1901 से लेकर आपका है 1911, जहाँ पे जनसंख्या ऋणात्मक थी, बहुत कम हो रही थी। वहीं पर आपका 1911 से लेकर 21 जहाँ स्थिर हो गई थी। ये ऐसा 1901 से लेकर 21 पूरा बता दो, सिंपल बोल दो। क्यों? क्योंकि इस समय आपका जन्म दर भी बहुत ज़्यादा था, मृत्यु दर भी ज़्यादा था। उसका रीज़न था स्वास्थ्य, जो आपका स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो बहुत ख़राब थी। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में आप कहिए कि आपका विकसित, यह जनसंख्या बहुत कम मात्रा में आपकी बढ़ पा रही थी, बहुत ख़त्म सी थी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो है दूसरे में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो पहले में ख़त्म थी वो दूसरे में बढ़ गई। जन्म दर पहले में ज़्यादा था, मृत्यु दर भी ज़्यादा था, लेकिन दूसरे वाले में जन्म दर तो आपका बड़ा रह गया लेकिन मृत्यु दर आपका कम हो गया। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। तीसरी व्यवस्था में आपको बताना है तीव्र वृद्धि होती है। इसको हम विस्फोट की अवधि भी कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी अवधि में आपका जन्म दर पे हमने लगभग बढ़ा रहा और मृत्यु दर पे हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, क्योंकि हमने स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित कर ली थी, चिकित्सा सुविधाएं, जीवन स्तर सुविधित कर लिया था। ये सारे कारण आपके थे जिस कारण से जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में आपकी वृद्धि होती है। अब जनसंख्या जब बढ़ी, साथ ही साथ बता दो, चाहे नेपाल हो, चाहे आपका पाकिस्तान का इलाका हो, चाहे आपका नेपाल का इलाका, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का इलाका, तिब्बत का इलाका आपका हो, अफगानिस्तान का इलाका, वहाँ से शरणार्थी भी भारत में इसी समय आते हैं। इसलिए जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है। घटती अवधि इसलिए कि जनसंख्या 1981 से लेकर अभी तक जनसंख्या धीरे धीरे अब घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि यहाँ पर विवाह की औसत आयु बढ़ गई है, स्त्रियों में साक्षरता है, सुधार है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखे जा रहे हैं। तो ये सारे कारण आपका लगभग रहेंगे, जनसंख्या नियंत्रित हो रही है।
जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो भैया बोलो जनसंख्या वृद्धि का बहुत सिंपल आपका अगला क्वेश्चन आपका जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व का बहुत सिंपल मतलब है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में जनसंख्या घनत्व को हम परिभाषित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आपके भौतिक कारण कौन से हैं? आप सिंपल बता दो, उच्चावच। जो आपके ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, वहाँ जनसंख्या कम होगी। जो मैदानी इलाके हैं भारत के, वहाँ जनसंख्या आपकी ज़्यादा होगी। पर्वतीय इलाके उत्तर पूर्व में भी है तो वहाँ जनसंख्या कम है, भी बहुत सिंपल सी बात है। जलवायु, वे इलाके जहाँ पर बहुत थार मरुस्थल जैसे हमारा गर्म है तो वहाँ जनसंख्या कम है। पठारी इलाके वहाँ जनसंख्या कम है। ठंडे क्षेत्र वहाँ जनसंख्या कम है। लेकिन जहाँ सम है, मौसम नॉर्मल है, यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जनसंख्या आपकी ज़्यादा देखने को मिलती है। मृदा, अगर आपकी उपजाऊ मृदा है, वहाँ आपका अच्छी मात्रा में आपका खाद्यान्न हो रहा है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में। जल की उपलब्धता, जिन इलाकों में आपका जल रहेगा वहाँ जनसंख्या बसावट को प्रभावित ये करता ही करता है, जैसे सतलुज और गंगा घाटी के जो मैदान है, यहाँ जनसंख्या बहुत बड़े लेवल पे आपका निवास करना पसंद करती है। साथ ही आप बताइए, लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव और अलगाव एवं बहिष्कार किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए की एक गंभीर समस्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा क्वेश्चन ये काफ़ी एग्जाम में आप आपके जो टीचर्स भी दे रहे हैं, बच्चों को सिखाया भी होगा, साथ ही भारत सरकार भी इस पर फोकस कर रही है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो, पहली बात तो ये कि समाज में आपका विभाजन जो है पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर के रूप में है, प्राकृतिक और जैविक रूप में माना गया, जिसमें आपका सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता संघ ने भी इस बात को कहा कि जेंडर सभी समान है और सभी को एक प्रकार से हमें सम्मान देना चाहिए। तो समाज में शिक्षा, रोजगार हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, अवसर की समानता हो, समान वेतन हो, स्वाभिमान से जीने की बात हो, इन सभी चीज़ों को आपको बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने भी आपका इन संवेदना को समझा, भेदभाव को रोकने के लिए दुष्प्रभाव को ध्यान रखते हुए बेटी बचाओ। भाषाई आधार पर कितने भाग आपके बांटे गए हैं? दो प्रमुख भाषाई आधार को आपको वर्णन करना है। पहला आपका आर्य है 73%, एक्यूरेट डाटा दे रहा हूँ आपको, 73%। द्रविड़ 20% आपके लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं, जो साउथ इंडियंस हैं। ऑस्ट्रिक भाषा जो आपकी है लगभग आपके 1.38% है। तिब्बत जो है वो आपका 0.85 है, आपको चीनी तिब्बती है। अब इसमें कॉमन नाम आप याद कर लो, आर्य भाषा आपका चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल में कॉमन है। सेम वही भाषा आपका द्रविड़ में है, ऑस्ट्रिक में भी है, सेम तीनों नाम लिख सकते, तीनों राज्य लिख सकते हो, तीनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चीनी तिब्बती में जो इलाके चाइना से टच में है या पर्वतीय इलाके हैं, आपका मिजोरम है, मेघालय है, पर्वतीय इलाके हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहाँ आपका चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दो भाषाओं के बारे में। भारतीय यूरोप भाषा जो है लगभग आपका 3/4 जो भाग है ये भाषा आपका बोलता है। एक खास करके उत्तर भारत में आपका हिंदी भाषा प्रमुख भाषा है। द्रविड़ की हम बात करें, कुल भाषा का आपका 5वां भाग द्रविड़, आपका जो कुल जनसंख्या का 5वां भाग द्रविड़ भाषा को बोलता है। साथ ही परिवार में आपका प्रायद्वीप जो पठार क्षेत्र हैं, आपके तेलुगु भाषी है, कन्नड़ है, तमिल है, ये सारी की सारी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आपका आता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य आपके युवाओं, किशोरों की चौमुखी विकास करने पर बल देना था। साथ ही आपके गुणों को मार्गदर्शन देना था ताकि वे रचनात्मक कार्य दे सकें, योगदान कर सकें। साथ ही देशभक्ति और उत्तरदायी उन्हें नागरिक बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति आपका 2014 में भी आपका रिसर्कल, इसको थोड़ा सा दोबारा किया गया, सेम पॉइंट्स लिख देना, यही चीज़ें काम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। साथ ही आपका समाज के समक्ष किशोरों की क्या समस्याएं हैं, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन दिया जाए, उसमें क्या समस्याएं रहती है, हम कैसे क्या करें। देखो, बहुत सारी समस्याएं, पहली बात तो समझो, निरक्षरता है। आजकल जो किशोर हैं, किशोरी हैं, लगभग आपका निरक्षर हैं, कम पढ़ लिख रहे हैं और परिवार में विकास में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। औषध दुरुपयोग का मतलब नशे वशे में लग जा रहे हैं, फिर शिक्षा को छोड़ दे रहे हैं, बीच में विद्यालय छोड़ करके मद्यपान हो गया, बीड़ी सिगरेट गांजा, आप देख पा रहे हो बहुत सारे बच्चे ऐसा बच्चे कर रहे हैं। साथ ही विवाह की निम्न आयु, आजकल लगातार कम आयु में शादी कर लेते हैं, भागकर शादी कर रहे हैं भाई बच्चे, तो ये समस्या आ रही है। साथ ही समुचित मार्गदर्शन का अभाव, किशोरों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, लोग सजेशन नहीं दे रहे हैं, लोग उन्हें बता नहीं रहे कि कैसे क्या करना है। साथ ही आपका HIV हो, एड्स जैसी आपकी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। और किशोरियों में मात्र आपका जो मृत्यु दर जो है, बच्चा करते समय लड़कियां जो है मर जा रही थी, ये भी समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही ग्रामीण आपका जो बस्तियां हैं कि कितने प्रकार रखा गया है और इनके नाम लिखिए। ग्रामीण बस्तियों को मैं आपको समझा दूं, पहली बात तो 4 भागों में आप बांट दीजिए इसको। एक गुच्छित है, एक आपका अर्धगुच्छित है, एक आपका पल्ली है और फिर लास्ट वाला आपका एकाकी या परिक्षिप्त है। 4 आपके प्रकार हैं। तो गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और एकाकी आपके 4 प्रकार हैं। 3 का वर्णन करना मैं चारों बताऊंगा आपको।
गुच्छित वे बस्तियां हैं जिसमें घर बहुत पास पास हैं, आवास खेत खलिहान थोड़े अलग होते हैं, चारगाह क्षेत्र अलग होते हैं। आयताकार आर्य रेखिक इनका प्रतिरूप मतलब आकृति देख बता रहा है ये। साथ ही आपका जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में पाई जाती है, बुंदेलखंड और नागालैंड में आपका रहता है। साथ ही जल के अभाव के कारण पानी नहीं होता, इसलिए राजस्थान में लोग पास पास आपस में रह जाते हैं, ये कारण आपका रहेगा। अर्धगुच्छित मान लो कोई गाँव है, उस गाँव में केंद्र में एक बाहुबली आदमी रहता है, वो अपने गांव के जो कमज़ोर लोग हैं उनको भगा देता है, गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये एक बड़े गांव के विखंडन का सामाजिक रूप से एक प्रारूप माना जाता है। सिंपल आप बताइए, किसी बड़े गांव के समाज का किसी वर्ग के द्वारा मुख्य गांव से दूर रहने के लिए मजबूर हो जाता है, इसको अर्धगुच्छित का हम कहते हैं। इस तरह की बस्तियां गुजरात राजस्थान में, क्योंकि समाज के प्रभुत्वशाली या अपर कास्ट के जो लोग हैं वो केंद्र में रहते हैं और लोअर कास्ट या कमज़ोर वर्गों को बाहर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। साथ ही आपका पल्ली बस्तियाँ, इन्हें अनेक भागों में बांटा गया है, किंतु इनके नाम एक ही रहते हैं। जैसे आपका स्थानीय नाम पान्ना रहता है, पाड़ा रहता है, पाली रहता है, नागला, ढांडी ये नाम है। इसमें आपका गंगा घाटी के निचले जो क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ है, इन इलाकों में ये आपका पाई जाती हैं। चौथा आपका एकाकी होता है। एकाकी भी सुन लो, सुदूर क्षेत्रों में जो आपका जंगली इलाके हैं वहाँ पर एक दो बस्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर आप नाम लिख दो। केरल में आपका इस प्रकार की बस्तियाँ कहाँ पर एकाकी बस्ती कहाँ है, केरल में है। साथ ही आपका मेघालय में है, ये नाम आपको याद रख लेने हैं तो बिल्कुल सही से। साथ ही अगर आप पल्ली वाले के नाम जानना चाहते हो तो ये आपका छत्तीसगढ़ में और गंगा घाटी के निचले इलाकों में इस तरह की बस्ती पल्ली पाई जाती है। मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है और बताइए कौन से ऐसे प्रकार हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा भाई, नाम याद कर लो, प्रशासनिक, औद्योगिक, परिवहन, खनन और अगरीसन। कैसे हैं वे नगर जो प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, वे आपके प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और जितने भी राज्यों की राजधानी है, जितनी भी मैं कह रहा हूँ, जितनी भी राज्यों की राजधानी याद कर लो वो आपकी इसमें है। औद्योगिक नगर जो आपके औद्योगिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं औद्योगिक नगर है। मुंबई, सेलम, जमशेदपुर आपका हो गया, हुगली हो गई, सारे के सारे हैं। परिवहन नगर वे नगर जो आपके पतन के रूप में आयात निर्यात के रूप में जाने जाते हैं, आयात निर्यात यहाँ से होता है। तो कांडला आपका गुजरात में है, कोची आपका केरल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये आपके परिवहन नगर हैं। जो आपके अगर थोड़े बहुत मतलब पतन नगर याद कर लो परिवहन वाले में। खनन नगर मतलब वे नगर जो खनन कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जैसे आपका रानीगंज कोयला, झरिया सबसे ज़्यादा कोयले की सबसे बड़ी खान है। अगला का क्वेश्चन है, खनन नगर वे नगर जो मुख्य रूप से खनन कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें आपका रानीगंज है, झरिया है और डिगबोई है। रानीगंज जो आपका पश्चिम बंगाल में, झरिया आपका झारखंड में, डिगबोई असम में। असम में आपका तेल परिशोधनशाला है डिगबोई, ठीक है, सबसे पुरानी है भारत की। झरिया सबसे बड़ी कोयले की खान है। दूसरा आपका रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है। गैरिसन नगर मतलब जो आपकी सैनिक छावनियाँ होती हैं, इसमें आपका अम्बाला, मेरठ, महू का नाम आपने सुना होगा, बबीना का नाम अगर आपने सुना, ये सारा का सारा गैरिसन नगर है आपका। जैसे दिल्ली कैंट आपका दिल्ली में है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर वे नगर जो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित हुए, जैसे वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, जैसे इलाके आपके इन नगरों के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आता है, ये बताइए भारतीय नगरों को उनके विकास के आधार पर विशिष्ट गुणों के आधार पर बांटा गया है, या फिर बोलेगा कि भारतीय नगरों का अभ्युदय, ऐसा कुछ फंसा देता है, बच्चा फंस गया। जहां बोला काल के आधार पे या बोला विशिष्ट गुणों के आधार पे कैसे कैसे समय के साथ विकसित हुए, तो भाई 3 प्रकार होते हैं इसके, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन नगर की। प्राचीन नगर वे नगर है जो आपके 2000 आपके सालों में, लगभग मान करीब 2000 साल पहले ये विकसित हुए। ये सिंपल डाटा मेरा वाला रखना, 2000 सालों में विकसित हुए और अधिकांश आपके धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। यहाँ पर क्या क्या है, प्रयागराज, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना और मदुरई भी आपका, मदुरई जो आपका तमिलनाडु में आपका है, ये भी विकसित आपका हुआ है। साथ ही आपका मध्यकालीन नगर वे नगर जो आपका रजवाड़ों ने इनका विकास करवाया है। मध्यकालीन वो नगर है जिनका निर्माण रजवाड़ों के समय हुआ था, मतलब प्रिंसली स्टेट्स के रूप में हुआ है। और 100 ऐसे नगर आते हैं, जैसे पहले का उदाहरण आपका 2000 साल पहले हुआ है, तो आप बताइए 100 ऐसे नगर हैं जो मध्यकालीन आपके नगर है जिन्हें रजवाड़ों ने अपने मुख्य राजधानियों के रूप में, मुख्य न्यायालय के रूप में विकसित किए हैं। जैसे हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता है, हैदराबाद विकसित हुआ था। जयपुर आपका, जयपुर मान सिंह जो हमारे थे, सवाई मान सिंह, उन्होंने किया था। उसके साथ ही आपका लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, तो ये आपके सारे के सारे मध्यकालीन नगर हैं। साथ ही आपके आधुनिक नगर वे नगर जिनका निर्माण आपका अंग्रेजों ने आपका विश्राम स्थल के रूप में, या 200 वर्ष पहले इनका निर्माण आपका हुआ था। तो लगभग ग्रीष्मकालीन आपका क्षेत्रों के रूप में, ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी के समय में कैसे आपका माउंट आबू की बात कर लो, आप दार्जिलिंग की बात कर लो, शिमला की बात कर लो, वो गर्मियों में वहाँ बसते थे। ये आपके आधुनिक नगरों की स्थापना उन्होंने कर दी थी। इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बहुत सारे नगर विकसित हुए। चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये और दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी, ये सारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे नगर विकसित होते गए हैं। साथ ही भारत में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को आपको
अंतर बताना है। देखो मूलभूत बहुत सिंपल अंतर है, बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे जीवन यापन प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, कृषि पशुपालन किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों में आपका सब्जी फल फूल अनाज जो है ये सारी बस्तियाँ आपको नगरों में आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। साथ ही ग्रामीण बस्तियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने की कम सोचते हैं, एक ही जगह पर बसे रहते हैं। सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं, गाँव के लोग आपस में एक दूसरे की सोचते हैं थोड़ा सा, है ना, और निवासियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो नगरीय बस्तियाँ हैं यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक काम नहीं होता, पहली बात तो समझ लो। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो बस्तियाँ हैं वो ग्रामीण बस्तियों से एक प्रकार से जो चीज़ें हैं उस पर आपका उत्पाद वो भी निर्माण करती ग्रामीण बस्तियों के लिए भी। साथ ही परिवहन के साधन यहाँ पे बहुत अच्छे विकसित होते हैं। यहाँ पे क्षैतिज आपकी गतिशीलता पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर आपका एक जगह पर रहकर बच सकते हो, लेकिन सामाजिक संबंध यहाँ पे औपचारिक होते हैं, मतलब फॉर्मल होते हैं। यहाँ पर भाईचारा घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। साथ ही आपका अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की क्या आपकी विशेषताएं हैं। परिक्षिप्त आपकी एकाकी बस्तियां ही हैं ये, ठीक है। ये सुदूर जंगलों में पहाड़ी क्षेत्रों में आपका पाई जाती है, चारागाह क्षेत्रों में आपके लगभग दिखती हैं। साथ ही आपके मकान बहुत दूर दूर बने होते हैं, घर एकाकी रूप से पाए जाते हैं। ये आपका मेघालय है, ठीक है। कौन सा मेघालय का इलाका है, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भागों में पाई जाती हैं। साथ ही आप बताओ छोटे से आपके कृषि जोत और कृषि योग्य कृषि की निम्नीकरण का कारण क्या है, मतलब लगातार जो कृषि आपका वो छोटे क्यों हो रहे हैं, छोटे जोत का मतलब छोटे खेत क्यों हो रहे हैं, और साथ ही उनमें निम्नीकरण क्यों हो रहा है। तो दो समस्याएं आपकी बहुत बड़ी हैं ये। पहला तो ये है कि छोटे खेत इसलिए होते हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, आपस में भाइयों में जनसंख्या लगभग बढ़ जा रही है। साथ ही निम्नीकरण ये है कि लगातार आपने गुणवत्ता वाली जो कृषि थी उसमें आपने लवणता मतलब ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स यूज़ कर ली हैं, कृषि कीटनाशक यूज़ कर लिया है, या फिर पानी इतनी मात्रा में उसमें भर दिया है कि लगातार पानी के कारण वो बह गया है, उपजाऊ मिट्टी बह गई है, इस कारण से वो लगातार वो ख़राब हो रही है। बहुत सिंपली मैंने आपको समझा दिया, इसमें क्या रेट करोगे मेरी बात समझ लो कि भाई साहब जो आपके छोटे जोत इसलिए हो रहे हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, आपस में खेती बढ़ रही है, इसलिए छोटे छोटे आपके खेत लगभग होते चले जा रहे हैं, और ऐसे में आपका जो आर्थिक लाभ भी उतना बढ़िया नहीं होगा। और निम्नीकरण का बहुत सिंपल है कि आपका भूमि इस प्रकार से गिर रही है क्योंकि लगातार उपजाऊपन जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि सिंचाई आपका अधिक कर दी जा रही, पता ही नहीं कितना करना है। लगातार आपका लवणता नमक की मात्रा बढ़ रही, जलाक्रांता का मतलब जल भर जा रहा है खेती के कारण, और इस कारण से आपकी कृषि अच्छे से नहीं हो पा रही। ये सारे पॉइंट्स आपको बता देने हैं। साथ ही आप बताओ कि भाई भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि के विकास की महत्वपूर्ण नीतियां क्या थी। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें करी, जिसमें हमने कृषि के बढ़ावा देने के लिए किसानों को पहली बात तो बहुत मुश्किल अपने आप देखने को मिली थी। साथ ही परिवार के सदस्यों के लिए वह फसल उगा सकते थे, और काफ़ी सूखा और अकाल की घटना भी उन्होंने देखी। अब ये सब चीज़ें सारी चल रही थी, तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तुरंत खाद्यान्नों में बढ़ोतरी को लेकर के कुछ उद्देश्य निर्धारित करे। क्या उद्देश्य थे? हम लोग पारंपरिक जो फसलें हैं उसके स्थान पर आपका खाद्यान्न कृषि को बढ़ावा देंगे, मतलब हम नॉर्मल कृषि को अब छोड़ करके थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा कृषि मतलब अन्य प्रकार की जो फसलें उनको उड़ाने की कोशिश करेंगे। कृषि गहनता मतलब लगातार हम बड़े मात्रा में जो कृषि है उसको उगाएंगे। साथ ही बंजर और जो पड़ती भूमि जिस पर हम कृषि कर सकते हैं उसको भी हम कृषि योग्य भूमि परिवर्तित करेंगे। और साथ ही आपका केंद्र सरकार ने 1960 में आपको गहन क्षेत्र कृषि विकास कार्यक्रम एक प्रकार से जो है वो शुरू कर दिया, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब आपका गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और साथ ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम AAP, आपको IAP जो आपका वो शुरू कर दिया। चावल और गेहूं के जो आपका उसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली जो बीजें वो उसको लाया गया, सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ, और यही आपका हरित क्रांति के माध्यम से हुआ था। एग्जाम में आपका आ जाता है प्रमुख 3 फसलें कौन कौन सी हैं आपकी। देखो 3 फसलें आपको बताता हूँ मैं, खरीफ है, रबी है, जायद है। टाइम पीरियड समझ लो, ये आपका लगभग जून के महीने में शुरू होगा और सितंबर के महीने में आपका ये खत्म होगा। इसका मतलब खरीफ इस समय खत्म हो चुका है। चावल, कपास, जूट, ज्वार, अरहर और इस तरह की कृषि पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून करण आपका इस तरह की फसलें होती। प्रमुख फसल इसमें चावल है। रबी की फसल वर्तमान में अभी चल रही है, नवंबर अक्टूबर का महीना है ना ये, तो अक्टूबर के महीने में आपका ये रबी की फसल शुरू हो चुकी है, जिसमें गेहूं है, तुरई है, आपका सरसों है, इस तरह की फसलें बोई जाएंगी। फिर बाद में आपका जायद है, जिसको हम एक प्रकार से चारे या आपका ग्रीष्मकालीन की फसल भी कहते हैं, अल्पकालीन भी कह सकते हो। और इसमें आपका तरबूज, खीरा, सब्जी और चारे की फसलें आपके लगभग की जाती हैं। इसका महीना भी आप रखो लगभग अप्रैल से आपका जो है ये जून के महीने में आपको की जाती है, लास्ट वाला जायद में। रबी वाली में आपको बताना ये अक्टूबर से आपका लगभग नवंबर से लेकर अक्टूबर से मार्च तक आपका चलता है, अक्टूबर से मार्च तक आपका ये रबी वाली चलती है। साथ ही फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत में कृषि को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। भारत में अगर बात करो आर्द्रता वर्ड यूज़ कर ले, आर्द्रता के आधार पर 2 है, एक संचित आपका है और एक आपका वर्षा निर्भर है। संचित मतलब जहाँ आपको सिंचाई की जा सकती है, वर्षा निर्भर जहाँ वर्षा पर ही आपका सिंचाई होगी वरना नहीं होगी।
तो वही इलाके जहाँ वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई की आपका वर्षा की कमी को पूरा मतलब किया जाता है, मतलब सिंचाई द्वारा पूरा कर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता मतलब नमी देना है। फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवा करके उत्पादकता को बढ़ाने का उद्देश्य किया जाता है। वर्षा निर्भर में क्या है, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। साथ ही आपका आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुष्क कृषि यहाँ पे होती है, और इसको भी शुष्क और आर्द्र कृषि में बांट देते हैं। वर्षा निर्भर वाली को शुष्क में और आर्द्र कृषि में बांट देते हैं। शुष्क वाली में जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, आर्द्र वाले में उससे ज़्यादा होती है। इस तरह के पॉइंट्स भी आप थोड़े याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार से गंभीर समस्या बन रहा है। आप सिंपल बोलो, नहरों का आपका अत्यधिक सिंचाई की जा रही है, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। अगर कोई भी इंसान है, इंसान के शरीर में हद से ज़्यादा कोई चीज़ भर दोगे ख़राब करेगा, वैसे ही हमारी ज़मीनें हैं। तो नॉर्मल करो ना, थोड़ी कीटनाशक डालो लेकिन उतना डालो जितना आपको उपजाऊ, नॉर्मल करो। ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आएगी। यही हम कर रहे हैं और यही हमारे ज़मीन को ख़राब करने का कारण है। जलाक्रांता का मतलब इतना पानी भर दे रहे हैं, इतना सिंचाई कर दे रहे हैं कि भाई दिक्कत आ जा रही है, जल भराव हो जा रहा है। भारत में प्रमुख 2 आपके पेय फसलें कौन सी हैं पानी पीने योग्य मतलब, और उनके नाम बताओ। तो आपका एक तो आपका पेय फसल आपका चाय है और एक कहवा है। चाय मतलब जो आपका असम में है, लगभग पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है। कहवा आपका कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। चाय के जो आपका फसल है सिंपल बता दीजिए, यह आपका लगभग रोपण कृषि में है, कहवा भी रोपण कृषि में है। कर्नाटक में जो आपका कहवा है इसके 3 प्रकार मैंने आपको ही बताया था, अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्ता। इस बात को भी याद रखना, इसको कहवा भी बोलते हैं, चाय कॉफ़ी को मतलब। क्वेश्चन नंबर आपका 49, जिसमें बोला गया है कि 50 वर्षों में कृषि उत्पादन में प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जिसके कारण आपको पुष्टि करनी है। सही बात है। आज भैया बहुत सारी जो फसलें, चाहे चावल हो चाहे गेहूँ, उसकी पैदावार में बहुत वृद्धि हुई है। दालों में, जूटों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा भारत का प्रथम लगभग आप मान के चलिए बहुत बड़ा स्थान है। मूंगफली में भारत का दूसरा स्थान है। सिंचाई के माध्यम से लगभग हमने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही अत्याधुनिक जो कृषि प्रौद्योगिकी है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हो, मशीनीकरण का प्रयोग हमने किया है। इसके साथ ही बहुत सारे जो क्षेत्र है वहाँ पे हमने प्रौद्योगिकी प्रसार किया है। रासायनिक उर्वरक की खपत हमने गुना बढ़ा दी है। जो बीजों की किस्म है उसमें हमने उसको अच्छे किस्म की बीजें लाई हैं। कीटनाशकों की खपत में महत्वपूर्ण वृद्धि कर दी हमने। इसके माध्यम से लगातार हमने कृषि क्षेत्र में विकास किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि भाई जल संग्रहण आपका क्या है और वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक और सामाजिक मूल्यों के बारे में बताइए। 2014 में CBSE में आया हुआ है। आपको सिंपल बताना है कि भैया वर्षा जल संग्रहण का बहुत सिंपल मतलब है बहते हुए जल को रोकना। वर्षा के बहते हुए जल को रोकना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। सामाजिक और आर्थिक मूल्य यही है। पहला तो ये कि पानी की उपलब्धता को बढ़ावा देता है, सिंचाई और पशुओं के लिए उपयोगी बनाता है। साथ ही आपका भूमिगत और जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। मृदा अपरदन जो है उसको बढ़ावा देने से रोकता है। बाढ़ को भी रोकता है। जब आप जल संग्रहण करोगे तो भैया मृदा अपरदन, ऊपर की ज़मीन आपकी हटेगी नहीं, साथ ही बाढ़ भी नहीं आएगी। साथ ही लोगों के सामूहिकता की भावना, एक साथ मिलकर काम करने की भावना बढ़ावा देता है। और जल भौम जो है पंप के माध्यम निकालने में लागत में ऊर्जा से बचत होता है, क्योंकि नीचे से अगर आप पानी निकालोगे तो आपको ऊर्जा भी लगानी पड़ेगी, चीज़ निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऊपरी पानी आपके पास है तो नीचे का पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख दीजिएगा। साथ ही आप बताओ कि लोगों की समस्याओं का समाधान आपका प्रवृत्ति बढ़ता है। प्रकृति के संबंध हमारे मधुर बनते हैं क्योंकि हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम तो जो पानी आ गया है वर्षा का उसी को रोक रहे हैं। एक दूसरे को आपको एक प्रकार से पास लाता है। अगर हमने नीचे का पानी यूज़ कर लिया तो फ्लोराइड, नाइट्रेट और एक संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। बिहार जैसे क्षेत्रों में आपका, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में संख्या की मात्रा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये भूमिगत पानी बहुत बड़ी मात्रा में वो निकाल रहे हैं, जिससे गुणवत्ता आपकी खराब हो रही है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। साथ ही ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन है जल सांभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है, बताओ उसके बारे में। देखो पहली बात तो ये है कि जल सांभर जो प्रबंधन आपका है, आप बताओ कि धरातली और भौम जो आपका जल है उसके दक्ष प्रबंधन का मतलब ही है आपका जल सांभर, जिसमें आपका जल को कम से कम आपको व्यर्थ करना है, उसका सही से संरक्षण करना है, यही आपका है। भूमि, जल, पौधों और प्राणियों को लगभग आपको जो जल है वो पहुंचाना है, मानव संसाधन का सही से इस्तेमाल करना है। अब क्या उद्देश्य है, कैसे भारत सरकार ने करा, तो याद रखना हरियाली जो आपका है ये भारत सरकार द्वारा, हरियाली जो आपका कार्यक्रम है ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका माध्यम था वनों को लगाना, मत्स्य पालन, मछली के पालन को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था को अच्छा करना, ये आपका हरियाली कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया। नीरू मतलब आपका पानी है, मीरू मतलब मैं, मतलब एक प्रकार से तो यहाँ पे जल और आप की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियाँ सिखाई गई, आपको पानी को बचाना है। अरवारी पानी संधारण राजस्थान में जोहट और खुदाई के माध्यम से पानी को रोका गया। साथ ही तमिलनाडु में सरकार ने यह बोला हुआ कि अगर आप घर बनाओगे
तो आप नीचे टंकी की व्यवस्था करोगे, मतलब जल संग्रहण की बात करोगे, जल को बचाओगे, जल को रोकोगे। ये तरह की चीज़ें भारत सरकार ने इस्तेमाल की हैं या सरकारों ने इसको शुरुआत इनिशिएटिव लिया है। भारत में कुछ राज्यों में भौम जल आपका संसाधन अत्यधिक आपका उपयोग के 3 दुष्परिणाम बहुत सिंपल है। पंजाब, हरियाणा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके जहाँ हैं, जहाँ पे भौम जल बहुत नीचे पहुँच चुका है, आपको पानी है ही नहीं। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे इलाके में तो जल निकालने के लिए भूमिगत फ्लोराइड की मात्रा, जैसे मैंने कहा था, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई, जो हमारे लिए बहुत ख़राब है। पश्चिम बंगाल और बिहार में संख्या बढ़ रहा है, संख्या बढ़ने से आपके पीने से आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, आप मर सकते हो। और पानी की बात, आप जो प्राप्त करने की ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाती है कि आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी आपको लगभग। साथ ही आपका भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका आपका या उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। पहली बात तो ये, खनिज एक समाप्त संसाधन है। आज खनिज है, कल नहीं है। आज कोयला जो है हम देख पा रहे हैं, कल को ख़त्म हो सकता है, तो भूगर्भीय दृष्टि से बनने में लंबा समय लगता है, तो पहली बात हमें बचाना चाहिए। दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर ही तुरंत आपको भरण पोषण नहीं मिल सकता। मान लो खनिज खत्म हो गया, दोबारा थोड़ी मिल जाएगा, हज़ारों साल लगेंगे तब जाके मिलेगा। इसलिए सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास के लिए हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। क्या तरीके हमारे पास है जिससे हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, तो हमें अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम लोग ऊर्जा के माध्यम से हम जो पुराने हमारे कोयला है, पेट्रोलियम, उसको हम बचा सकते हैं। साथ ही आपको धात्विक जो खनिज हैं, जिसमें आपका छाजन धातु के उपयोग की जगह आपके धातु पुनर्चक्रण पर बल देना चाहिए। कोई ऐसा धातु है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, ऐसे धातु पर हमें बल देना चाहिए। साथ ही आपका अल्प जो खनिज है, बहुत कम मात्रा में जो आपके हैं, जहाँ कम स्थानों पे हैं, उन खनिजों का हमें बचा लेना चाहिए, संरक्षण हमें करना चाहिए। साथ ही सामरिक और अति अल्प खनिजों का निर्यात से रोकना चाहिए। जो हमारे पास खनिज बहुत कम है, हमें किसी और देश को उसको बेचना ही नहीं चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए। साथ ही सामरिक और अति अल्प खनिज को निर्यात, जैसे मैंने कहा, नहीं करना। उसके अलावा सबसे उचित तरीका ये है कि आप सूझबूझ के साथ इसका इस्तेमाल करो। वर्तमान आरक्षित जो भंडार है उसका लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। ऊर्जा के आपके परंपरागत और गैर परंपरागत आपके स्रोत क्या हैं, सिंपल बताओ, तो भाई बता दो। ऊर्जा के जो आपके परंपरागत स्रोत हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है, नाभिकीय ऊर्जा, ये आपके परंपरागत स्रोत हैं। इन साधनों का वितरण बहुत असमान है, बहुत कहीं ज़्यादा कहीं कम है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल नहीं है, अर्थात पर्यावरण के लिए बहुत बेकार है आपके ये। गैर परंपरागत आपके सौर, पवन, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आपका पवन ऊर्जा, ये सारे आपके अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित हैं, हर जगह मिल जाएंगे। साथ ही आपके स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी होते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में खनिजों का असमान वितरण है, कैसे? बिल्कुल सही बात है। जो अधिकतर जो खनिज है, धात्विक खनिज है, पठारी क्षेत्रों में आपके हैं, जिसमें आपका क्रिस्टली क्षेत्रों में, जैसे कोयला आपका 97% दामोदर घाटी और सोन नदी और महानदी के इलाके में है। पेट्रोलियम के जो अक्षर भंडार है वो असम, गुजरात और मुंबई हाई में सिर्फ है और कहीं पाए नहीं जाते हैं। खनिज की जो हमारी 3 पेटियाँ हैं, आपका उत्तर पूर्वी हो, पश्चिमी हो और उत्तर पश्चिम हो, इन्हीं इलाकों में लगभग आपकी पाई जाती, वरना नहीं पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैग्नीज के कोई 2 लाभ बताओ। भाई लॉ एस के प्रगलन में लोहे के लोहे को थोड़ा मिक्स करके मैग्नीज मिलाया जाता है और लोहे को प्रगलन में इसका इस्तेमाल उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड में इसका आपका मिल जाएगा मैग्नीज आपको। साथ ही आपका है तांबे के 2 लाभ बताइए। 2 क्या और कौन से 2 क्षेत्र हैं? पहली बात तो बिजली के मोटर्स हो, ट्रांसफॉर्मर्स हो, जनरेटर्स हो, उसका बनाने में प्रयोग होता है। साथ ही यह एक आघात वर्तनीय धातु होती है। आभूषणों को मजबूती देने के लिए सोने में मिलाया जाता है तांबे का इस्तेमाल। ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। साथ ही आपका खनन क्षेत्र जो है, जिसमें आप बताना, झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र, मध्य प्रदेश में बालाघाट और राजस्थान में झुंझुनू और अलवर और खेतड़ी जैसे क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। आपने वीडियो लास्ट तक देखी है, बहुत लंबी वीडियो है, लगभग आपको रात के 2 बज चुके हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए वीडियो बना चुका हूं मैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ऐसी बने रहें। ऑल द बेस्ट टू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जय हिंद।